नमस्कार। न किसी हमसफर न किसी हमनशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। राहत इंदौरी का ये शेर आज के जेन जी पर सटीक बैठता है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? आप रोजाना अखबार पढ़ते हैं, अखबार नहीं पढ़ते तो रोजाना 4-6 घंटे आप मोबाइल पर रहते हैं, टेलीविजन न्यूज चैनल्स देखते हैं। लेकिन मेरा ये कार्यक्रम देख रहे बहुत सारे लोग इस बात से सहमत होंगे कि 12वीं के एग्जाम में सीबीएसई ने जो इस साल कॉपियों को जांचने का जो फैसला किया और उन कॉपियों को ओएसएम के जरिए जांचा जाएगा। पहली बार ये जो तरीका इस्तेमाल में लाया गया, डिजिटल मार्किंग होगी, और उसके दुष्परिणाम जो सामने आए और उससे परेशानी छात्रों को क्या क्या हुई। आप रोज टीवी देखते हैं, रोज मोबाइल देखते हैं, रोज अखबार पढ़ते हैं, लेकिन आप में से ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता नहीं होगा, खासकर उन लोगों के जिनके बच्चे 12वीं में नहीं थे। और ये हमारे समय का जो ये प्रचलन है कि जो चीज आपको डायरेक्ट अफेक्ट नहीं करती, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता और आप उसमें कोई ना कोई सरकार विरोधी या सरकार समर्थन का एंगल निकाल लेते हैं। आप किसी भी खबर को इस नजरिए से देखते हैं, मेरी बात को गंभीरता से सोचिएगा। आप किसी भी खबर को इस नजरिए से देखते हैं कि यह मोदी सरकार के समर्थन की है या मोदी सरकार के खिलाफ है, आप उसे सवाल के तौर पर लेना भूल चुके हैं। शायद सवाल पूछने वालों को भी आप चश्मे की नजर से देखते हैं। आप सवाल क्या पूछा गया है ये नहीं देखते हैं। मैं इसलिए ये बातें कह रहा हूं कि मुझे ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के आप कहें कि 12वीं के सीबीएसई के ओएसएम प्रक्रिया के बारे में आपको कितना मालूम है। और इससे जो विवाद बढ़ा है, आपको यह तो पता चल गया होगा कि राहुल गांधी उन छात्रों के साथ मिले थे, उन छात्रों की बात कर रहे थे, और ये राहुल गांधी अब कोई एक चीज पा गए जो मोदी सरकार के खिलाफ हो सकती है, उठाया जा रहा है। सवाल राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, विपक्ष और सत्ता पक्ष का नहीं है। सवाल इस देश के नौजवानों का है, सवाल जेनजी का है, सवाल हमारे भविष्य का है। इसलिए किसी भी खबर से ज्यादा आपको तवज्जो इन्हीं खबरों पर देना चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी किसी भी खबर को अगर देश का हर आदमी प्राथमिकता देने लगे तो शायद इन दो सेक्टर्स में, जिसका प्रयास मैं अपनी तरफ से बहुत करता हूं, इन दो सेक्टर्स में बदलाव हो, अच्छा हो, और सरकार किसी की हो, इन दो चीजों पर काम लगातार होते रहना चाहिए। अब मैं सिलसिलेवार तरीके से ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा कारण यह है कि ये लड़ाई जो जेनजी का मतलब वो है कि 1997 से लेकर 2012 तक के बीच में जो बच्चे पैदा हुए उनको जेनजी कहते हैं। ये वो बच्चे हैं 1997 से 2012 के बीच में पैदा हुए जिन्होंने जब से होश संभाला है तब से ये डिजिटल युग में है। एक 12, 13, 14 साल के, मतलब 2012 तक का है तो 15 साल मान लीजिए मैक्सिमम, 26 में हम हैं। एक 12, 13, 15 साल के बच्चे को अगर मोबाइल फ़ोन दे दिया जाए, जैसे कि मेरा फ़ोन ये है देना, मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको दिखा रहा हूँ। ये मेरा फ़ोन है, आपका भी फ़ोन होगा। अगर उसके स्क्रीन को खोल दिया जाए और ये आइकन जितने हैं, ये जितने हैं, आपसे पूछा जाए तो हम खुद और आप भी अपने फ़ोन के 80% आइकन ये जो क्या काम करते हैं हमें नहीं पता। हमें पता है व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और मान लीजिए 2-1 गूगल, 2-4 और भी, लेकिन इसमें है तो 50 किसी भी फ़ोन में है। लेकिन 15 साल के बच्चे को देख लीजिए, उसे ज़्यादातर आइकन्स के बारे में पता है। 12 साल 13 साल के बच्चों को पता है। वो वीडियोस को फिल्टर करने से लेके एआई से लेके चैट जीपीटी से लेके सब कुछ जानते हैं, हम नहीं जानते। तो ये जेनजी जो है वो डिजिटल युग वाला, डिजिटल युग की में पैदा हुए हैं और ये इनको डिजिटल आप एरा के ही बच्चे, और इन्होंने अपनी लड़ाई खुद लड़ी। जो काम मीडिया को करना चाहिए था, जो हमें करना चाहिए था, वो काम जेनजी ने किया। 3 बच्चों ने सीबीएसई को घुटने पर लाके रख दिया, इस देश के शिक्षा मंत्रालय को घुटने पर लाके रख दिया, 3 बच्चों ने। और
उसमें भी जिस बच्चे ने शुरुआत की, उसमें बहुत सारे मीडिया के लोगों ने भी, और हम में आप में से कई लोगों ने, उस वेदांत श्रीवास्तव नाम के लड़के ने, जिसने पहली शुरुआत की, पहली बार ये बात सामने रखी, उसको कहा गया कि वो पाकिस्तानी है, उसका तो अकाउंट पता नहीं कहां से आ रहा है, ये तो देशद्रोही है, ये राष्ट्रद्रोही। सवाल उठाने वाला व्यक्ति आजकल देशद्रोही है, राष्ट्रद्रोही है। अगर आपने सरकार से कोई सवाल पूछ लिया, सिस्टम से कुछ पूछ लिया, अगर आपको लग रहा है कि यह अन्याय है और ये गलत हो रहा है, इसको सही किया जाए, सवाल पूछा जाए, तो आप जो है देशद्रोही कर दिए जाएंगे। 17 साल का बच्चा जो 12वीं का एग्जाम दिया हुआ था, उसने सिर्फ अपनी पीड़ा को सोशल मीडिया में सामने रखा और घंटे 2 घंटे नहीं लगे कि 2 लोगों ने उसको ट्रोल करना शुरू किया, उसको पाकिस्तानी कहना शुरू किया, उसको राष्ट्रद्रोही कहना शुरू किया। उसके पिता कहते हैं कि रात भर वो सो नहीं पाया, और ये बहुत बड़े बड़े लोगों ने ऐसा किया। मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं, हर जगह मालूम है, अगर आपका इंटरेस्ट होगा सोशल मीडिया पे आप देख लीजिएगा। और उस बच्चे को, जिसको पाकिस्तानी कहा गया, जिसको ट्रोल किया गया, जिसको बेइज्जत किया गया सवाल उठाने की वजह से, केवल अपनी बात रखने की वजह से, उसी बच्चे के सामने सीबीएसई बोर्ड ने गिड़गिड़ाते हुए उससे माफी मांगी। शायद ये खबर आप तक नहीं पहुंची हो। वेदांत श्रीवास्तव मई के दूसरे हफ्ते में सीबीएसई का 12वीं का रिजल्ट आता है। उस रिजल्ट में पिछले 7 वर्षों में सबसे कम बच्चों के पास होने का रिजल्ट आता है। बात होती है कि इस बार OSM, ऑन स्क्रीन मार्किंग हुई, डिजिटल मार्किंग हुई, बच्चों का पास परसेंटेज घट गया। इसके अलावा आप सोचिए 17,86,000 बच्चों ने एग्जाम दिया था। इसके सबसे ज्यादा कोप भाजन बने OSM के कौन? साइंस वाले, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स वाले। मुझे तो याद नहीं पड़ता, मुझे ये याद नहीं पड़ता कि किस बरस सिर्फ 96 बच्चे 100 में 100 फिजिक्स में पाए हो। 1000-1200 केमिस्ट्री और मैथ्स, यही रेशियो था इस बार। जब नतीजे आए तो आपके घर में, हमारे घर में अगर 12th का बच्चा नहीं है तो हमें तो आपको क्या फर्क है, अरे ऐसे ही चिल्लाते रहते, ऐसे ही होते रहते। लेकिन अगर एक आदमी के साथ भी अन्याय होता है तो ये बहुत गलत बात है, खासकर लड़के के साथ। हुआ ये कि रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे घरों में जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे थे, जो जेई मेंस में अच्छा कर चुके थे, उनका परसेंटाइल अच्छा था। लेकिन आपको मालूम है कि जेई में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, IITs में, IIITs में जेई के जरिए जिन इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन होता है, उसमें 75% 12th में आपका होना चाहिए साइंस स्ट्रीम से, अगर आप हैं। बहुत सारे बच्चे जो जेई में अच्छा परसेंटाइल पाए हुए थे, वो 12th में उनका वो 75% नंबर ही नहीं आया। इससे बड़ा उन बच्चों और उनके पेरेंट्स पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ा जो साइंस स्ट्रीम के थे। आर्ट्स और कॉमर्स वालों का तो मामला ठीक रहा, उसमें कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि वो आगे मैं बताता हूं तरीका क्या। पहले तो आप जानिए OSM क्या है। बहरहाल वेदांत श्रीवास्तव नाम के लड़के ने जब हो हल्ला मचा तो सीबीएसई ने कहा कि हाँ, आंसर शीट आपको दिखाई जाएगी, स्कैन उस कॉपी दिखाई जाएगी। जब स्कैन कॉपी दिखाई गई तो वेदांत श्रीवास्तव नाम के लड़के ने कहा कि यह क्या फराड हो रहा, रोल नंबर मेरा है लेकिन कॉपी मेरी नहीं है, मेरी हैंडराइटिंग नहीं है, कतई नहीं है, मुझे फिजिक्स में इतने कम नंबर नहीं मिल सकते। पहले उसको ट्रोल किया गया, बाद में सीबीएसई ने मान लिया कि यह गड़बड़ी है और वेदांत श्रीवास्तव सही है और उसकी कॉपी को दोबारा जचवाया जाएगा। बताइए, अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो देश की मीडिया ने, मेन स्ट्रीम मीडिया ने क्या सवाल उठाया था 13 से 19-20 मई तक? किसने क्या कहा था? यहां तो सवाल उठाना चाहिए नीट पर और NTA पर, और सीबीएसई पर तो सवाल उठाए जा रहे हैं टीचर्स पर या दूसरी जगहों पर। मैं उस विवाद में नहीं जाना चाहता, मैं केवल आपको मुद्दे की बात बताना चाहता हूं। वेदांत श्रीवास्तव नाम के लड़के ने फिजिक्स का अपना पर्चा के लिए जब ये उसके लिए कहा, इसके बाद सीबीएसई में हड़कंप मचा। उन्होंने कहा नहीं, री इवेल्युएशन होगा, फिर से पुनर्मूल्यांकन जो कराना चाहे करे। उसमें भी वेबसाइट क्रैश हुई, उसमें भी 100 रुपये फीस रखी थी, न जाने कितनी फीस जमा हुई, और फीस जमा करते वक्त एरर हुआ। वो जैसा होता है इंटरनेट पे, वो अलग एक व्यवस्था हुई। वेदांत श्रीवास्तव से माफी मांग ली।
सीबीएसई में। अब सार्थक सिद्धांत या सिद्धांत सार्थक, नाम भूल रहा हूं मैं, लिख के तो पढ़ता नहीं हूं इसलिए आपको मालूम है। झारखंड का बच्चा है, 17 साल का बच्चा है, बताइए, 12th का। अब वेदांत श्रीवास्तव की ये स्टोरी आती है। अब वो अपने ब्लॉग पे लिखता है सीबीएसई के बारे में। वो क्या करता है, वो नेट से जाकर के सीबीएसई ने कैसे, किस कोएम्ट एडुटेक जो कंपनी है उसको ठेका देने में, कैसे टीसीएस और उसको, जब 2 बिडर बचे थे और 3 बार टेंडर सीबीएसई ने ओएसएम का निकाला, और जब तक उसकी मनपसंद कंपनी को टेंडर नहीं मिल गया वो अपने नियमों में हेरा फेरी करते रहा। पहले लिखा था कि कोई भी कंपनी नहीं कर सकती जो पहले ब्लैक लिस्टेड रही हो। ये कंपनी पहले दूसरे नाम से काम करती थी, अब दूसरे नाम से, बाद में टेंडर में चेंज कर दिया गया कि अभी ब्लैक लिस्टेड ना हो। यानी पहले था कि कभी ब्लैक लिस्टेड ना हो, अब लिख दिया अभी ब्लैक लिस्टेड ना हो। टर्नओवर को ऐसा बनाया गया, टर्नओवर हर साल का पहले टर्नओवर के साल अलग अलग थे, बाद में टर्नओवर का साल 3 साल कर दिया गया, वो अलग अलग कर दिया। यानी उस सार्थक सिद्धांत झारखंड के एक 17 वर्षीय 12वीं के छात्र ने अपने ब्लॉग के जरिए, सार्वजनिक पेपर के जरिए रिसर्च करके ये बात प्रूव कर दी कि सीबीएसई ने ओएसएम का टेंडर देने में गंभीर लापरवाही बरती है। और फिर उसी के ब्लॉग को, 17 साल के बच्चे के ब्लॉग को सोच लीजिए, सारा करोड़ों लाखों कितने लोगों लगा के, मेन स्ट्रीम मीडिया है, पत्रकार हैं, मेरे जैसे लोग भी हैं, यूट्यूबर हैं, कोई वो नहीं निकाल पाया। तभी मैंने कहा कि हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। अब जिन संस्थाओं को जो काम करना चाहिए वो काम वो नहीं कर रही हैं, तो उसकी जगह दूसरे लोग ले रहे हैं और इससे विश्वसनीयता बाकी लोगों की घट रही है। ये बहुत ही चैलेंजिंग और बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है देश में। जो बात मैं कह रहा हूं कि अब राहुल गांधी वेदांत श्रीवास्तव से मिलकर पूछ रहे हैं, वीडियो जारी कर रहे हैं, वो अपनी राजनीति कर रहे हैं कि मोदी को झालमुड़ी खाने का टाइम है, मेलोडी क्या है, चॉकलेट है और आम और पन्ना पीने को बोल रहे हैं मन की बात में, लेकिन वो छात्रों की बात नहीं कर रहे हैं। वेदांत श्रीवास्तव से मिल रहे हैं, उसका वीडियो डाल। राहुल गांधी की राजनीति अलग है, उसको परे कर दीजिए। मूल बात क्या है? मूल बात है कि वेदांत श्रीवास्तव, सार्थक सिद्धांत, इन बच्चों ने जो काम किया वो तो मीडिया को करना चाहिए था। अब तीसरा बच्चा है, तीसरा बच्चा का वो अधिकारी 19 साल का बच्चा है, निसर्ग अधिकारी। उसने और बड़ा खुलासा कर दिया। उसने ये दिखा दिया कि सीबीएसई का ओएसएम पोर्टल कैसे नंबर बदला जा सकता है और कैसे इसमें साइबर हैकिंग हो सकती है। यानी कि आपका रोल नंबर है, नंबर कुछ हो, आप नंबर हेराफेरी कर सकते हैं। सीबीएसई को अब एजुकेशन में, जब इन 3 बच्चों ने हंगामा मतलब पूरा काट दिया सोशल मीडिया के जरिए। अब ये सोशल मीडिया की ताकत आप देखिए। अब आपको सोशल मीडिया पे करना क्या, ये अलग बात है। इन 3 बच्चों ने वो काम कर दिया जो देश का मीडिया, शिक्षण संस्थान, राजनीतिक दल, विरोधी दल के नेता कोई न कर सका। वो 3 17 से 19 साल के बच्चे कर चुके और उन्होंने प्रूव कर दिया कि ओएसएम जो मार्किंग हुई है, ठीक है, देश के इतिहास में पहला मौका है आजादी के बाद। जो फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं वो एकदम फुल प्रूफ फैक्ट मैं बता रहा हूं। आजादी के बाद देश के इतिहास में पहला मौका है जब किसी भी परीक्षा में पुनर्मूल्यांकन करने के लिए 7% से ज्यादा बच्चों ने अप्लाई किया है। आज तक ये कोटा 1.5, 2, 2.5, 3% से ऊपर नहीं आया था। 17,68,000 बच्चों ने एग्जाम दिया है और 1.25 लाख से ज्यादा बच्चों ने इवैल्यूएशन यानी पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किया है। यह मामूली बात नहीं है। और सीबीएसई मान भी रहा है कि कुछ में स्कैनिंग और कुछ में गड़बड़ी हो गई, अब आ जाते हैं ओएसएम पे जल्दी जल्दी। ये 3 बच्चों ने तो काम कर दिया और सीबीएसई को ये बता दिया। और अब एजुकेशन मिनिस्टर हर चीज पर, पहले वेदांत श्रीवास्तव से माफी मांगी गई, सार्थक सिद्धांत के जो ठेके पर उसने अनियमितताओं को और कैसे
एक कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए ये टेंडर 3 बार रद्द करने के बाद किया गया। इसका भी एजुकेशन मिनिस्ट्री ने, मानव संसाधन विकास मंत्री ने उसके ब्लॉक को संज्ञान लिया और अब ये जल्दी होने वाला है। सीबीएसई के खिलाफ एक्शन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और तीसरे बच्चे ने जो एएसएम में ओएसएम में कर दिया कि किसी का नंबर किसी को चढ़ाया जा सकता है। मामूली बात आप समझ रहे हैं। अब आ जाइए जल्दी जल्दी मैं आपको ओएसएम बता देता। ऑन स्क्रीन मार्किंग ये पहली बार हुआ है, पहली बार डिजिटली कॉपी जांची गई। इसमें स्टेप्स रखे गए थे। मान लीजिए कोई सवाल है, आप भी दिए एग्जाम, हम भी दिए हैं, 18 स्टेप्स में आपको आंसर निकालना है। साइंस, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री में बहुत बच्चे हैं जो स्टेप्स को फोरगो कर करके भी राइट आंसर, सही उत्तर तक आ जाते हैं। कोई 4 स्टेप लगा के 6 स्टेप से ही आंसर ले आ देता है, कोई 8, या ऐसा होता रहता है। लेकिन ओएसएम में व्यवस्था ये थी कि स्टेप मार्किंग थी। आपका उत्तर पूरा सही हो तो भी अगर आपने स्टेप, अगर 18 स्टेप दिए गए, 9 स्टेप दिए गए, आपने 4 ही स्टेप करके आंसर दे दिया तो भी आपका नंबर कटेगा। और दूसरी बात, ऑन स्क्रीन मार्किंग का मतलब कि ये डिजिटली आपकी कॉपी स्कैन होगी और टीचर जो है, जो पहले से निर्धारित प्रारूप है उसके हिसाब से जो स्टेप्स वाइज, जो आंसर वाइज सारी चीजें हैं, उसको उसके हिसाब से उसको मार्किंग करनी, अपने हिसाब से नहीं करती। सीबीएसई के जो टीचर्स इस ड्यूटी में लगाए गए, उन्होंने कह दिया भाई हमको ट्रेनिंग ही नहीं दी थी पर्याप्त, हमारा क्या दोष है। और जो स्कैन कापियां बच्चों को दी गई उसमें धुंधली कापियां थी। जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जैसे कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो एक ही है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। अगर वो आप टिक कर देते तो आपको 2 नंबर का है तो 2 नंबर, 1 नंबर का तो 1 नंबर। लेकिन स्कैन करते वक्त और ओएसएम में उसमें आधा नंबर दिया गया, आधा काट लिया गया। और इस तरह से, हालांकि वो जो कंपनी है कोएम्ट एडुटेक, उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, ये सब हमारी बहुत फुल प्रूफ व्यवस्था है, जैसी आदतें रहती है जिनके ऊपर आरोप रहता है। सीबीएसई ने पहले एकदम खारिज कर दिया था, नहीं कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब सीबीएसई ने भी मान लिया कि नहीं, ये जो बातें आ रही हैं, ये जो बच्चे कह रहे हैं, उस हिसाब से जांच होगी। एजुकेशन मिनिस्ट्री ने भी मान लिया। सिद्धांत, सार्थक सिद्धांत और वेदांत और अधिकारी, निसर्ग अधिकारी, इन्हीं के सोशल मीडिया पोस्ट को सहारा बनाकर देश के विपक्षी दलों के नेताओं को सरकार पर या मानव संसाधन विकास मंत्रालय पर हमला करने का मौका मिला। लेकिन ये लड़ाई उन्होंने खुद लड़ी। और हमारे और आपके समय में आजकल ये है ना कि जो आपसे न जुड़ी हो, आपका बच्चा अगर 12th में नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और उसमें आप उसकी तह तक जाने की कोशिश नहीं करते। मैंने मोटे तौर पर ओएसएम प्रक्रिया जो है इसी बार लाई गई, और उसको ऑन स्क्रीन मार्किंग जो हुई वो डिजिटली स्कैन करके हुई। आरोप तो ये भी है कि फ़ोन से भी स्कैन किया गया, और धुंधली कॉपी अगर स्कैन हुई तो उसका नंबर कैसे दिया जाएगा। रोल नंबर किसी का, नंबर किसी का, ऐसा नहीं है कि मेजॉरिटी में ऐसी बात हुई, लेकिन ऐसी संख्या हजारों में है। लेकिन वही बात है, ऐसे मुद्दों पर आपका ध्यान नहीं पड़ता तो और फर्क भी नहीं पड़ता। केदारनाथ सिंह की एक कविता है, तुमने जहां लिखा है प्यार वहां लिख दो सड़क, फर्क नहीं पड़ता, हमारे युग का मुहावरा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। नमस्कार।